हमारा मनी स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा था. सो आई हैव जस्ट मेड दीज नोट्स. So Great Depression, unemployment was increasing, inflation was reducing, money stock was reducing. Now when we talk about money stocks, मनी स्टॉक मतलब होता है कि हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में. तो मनी सप्लाई क्यों डिक्रीज होता है, मनी सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, ये हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया है व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द मनी मार्केट, चैप्टर 5 में. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैंक्स फेलियर हो रहा था क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो चाहते थे कि बैंक से इमीडिएटली वो अपना पैसा निकाल ले, बट बैंक्स के पास पैसा ही नहीं था उनको पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि बैंक्स ने लोन दिए हुए थे. अब जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, बैंक्स ने जिनको लोन दिए थे, चाहे वो बिजनेस फर्म्स को दिए थे, जहां पे इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, तो बैंक्स के पास ये पैसा वापस ही नहीं आ रहा था. तो बैंक्स पैसा वापस देंगे कहां से कस्टमर्स को. तो जो बैंक्स है, बैंक्स डिड नॉट हैव एनी मनी सो दैट दे कैन गिव to these customers. On the other hand, जो customers employed भी थे ना, वो लोग भी बैंक के अंदर अपना मुझे लगता है मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की, इंडस्ट्रियल इको वाली ही रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हो रही है, अब चलने दो, ठीक है. सो वो लोग भी अपना जो जो इनकम अर्न कर भी रहे थे, वो लोग भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे और वो बैंक्स के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम लोगों का अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक हमको पैसा वापस कर ही नहीं पाएगा. तो जो हमने यूनिट 5 चैप्टर 5 में डिस्कस किया था, करेंसी डिपॉजिट रेशो, रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि अगर हमारा लिक्विडिटी सपोज 1 रुपी हमारे पास है, जिसमें से हम लोग इसका कुछ C% करेंसी की फॉर्म में रख रहे हैं और 1 - C% डिपॉजिट की फॉर्म में रख रहे हैं, तो जब कस्टमर्स का इंटरेस्ट ही लूज हो गया बैंक्स के ऊपर, तो फिर उनका ये करेंसी डिपॉजिट रेशो इंक्रीज हो गया और उन्होंने अपना जो डिपॉजिट है बैंक्स के साथ वो डिपॉजिट करना रिड्यूस कर दिया, इतना वो लोग नहीं डिपॉजिट कर रहे थे. ऑन द अदर हैंड, बैंक्स जो अपने पास रिजर्व्स रखती हैं कि वो कस्टमर विड्रॉल की जो डिमांड्स है उनको मीट कर पाए, तो बैंक्स ने ये रिजर्व रेशो भी इंक्रीज कर दी थी. जो बैंक्स अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने ये रिजर्व रेशो भी इंक्रीज कर दिया कि पता नहीं कब कस्टमर्स आके हम लोगों से पैसे डिमांड कर ले. इसका मतलब कि जब हमारा ये सी रिड्यूस हो गया, सी इंक्रीज हो गया, लोग ज्यादा करेंसी अपने पास रख रहे हैं और बैंक्स ने रिजर्व रेशो इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर कम हो गया. अगर आपको मनी मल्टीप्लायर की इक्वेशन याद है तो हमारा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई, तो ऑलरेडी हमारा मनी स्टॉक जो है वो इकोनॉमी के अंदर कम था और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, लोगों की इनकम कम हो गई, तो लोगों ने बैंक से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, तो बैंक्स के पास पैसा कम बच गया. बैंक्स के पास पैसा कम बच गया तो बैंक्स की जो रिजर्व रेशो है वो इंक्रीज हो गई. जैसे ही लोन कम देना स्टार्ट कर दिया बैंक्स ने, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू रिड्यूस हो गया. मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, कैसे एक बैंक दूसरे बैंक से अगर बॉन्ड परचेज करता है तो मनी हमारा इंक्रीज होता है इकोनॉमी में. कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो मैसेज कर देना. देन फाइनली हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन इन मनी स्टॉक है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया because of the reduced value of money multiplier, and thus the money supply in the economy reduced. अब मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में रिड्यूस हो गया है तो फिर लोग डिमांड क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया है. तो जब मनी सप्लाई रिड्यूस है तो अब गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का टारगेट होना चाहिए इस मनी सप्लाई को इंक्रीज करना. कि ये लोग, हमने इक्वेशन ये डिस्कस की है ना कि अगर मान लो ये हमारा इनिशियल मनी सप्लाई है, ये हमारा मनी डिमांड कर्व है, और अगर इसमें सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा y1 to y2. तो अब जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होना चाहिए वो होना चाहिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का. तो हमने डिस्कस किया है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू. सेंट्रल बैंक परचेज कर सकती है बॉन्ड्स को और मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है मार्केट में. बट जब तक सेंट्रल बैंक को, मतलब फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस, फेडरल को जब तक ये रियलाइज हुआ कि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गए हैं, और जब तक उन्होंने ये स्टेप लिया टू परचेज द बॉन्ड्स, जब तक बहुत ज्यादा डिले हो चुका था एंड देयर वाज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन यूएस. तो इस तरीके से जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी थी, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही इस डिप्रेशन को रोकने के लिए. तो जो हमारी नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बचती है वो बचती है फिस्कल पॉलिसी.
अब फिस्कल पॉलिसी के टाइम पे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकती है। हमको रिलेशनशिप पता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंक्रीज करेगा, कैच ऑल वेरिएबल इंक्रीज करेगा, तो हमारी रियल वेजेस इंक्रीज करेंगी। तो गवर्नमेंट ये सब कर सकती थी। बट हुआ क्या कि गवर्नमेंट अपने बजट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी और किसी भी तरह का डेफिसिट नहीं चाहती थी। और उस टाइम पे ऑलरेडी अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, सो दिस इज द डाटा एज यू कैन सी, जहां पे हमारा गवर्नमेंट का ऑलरेडी गवर्नमेंट एक डेफिसिट में चल रही है, जो आप ये देख सकते हो ना नेगेटिव साइन। तो ये 1929 ऑनवर्ड्स, 1929 में 0.8% डेफिसिट था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी कि हम ज्यादा डेफिसिट में ना जाएं। उसका रीजन ये था कि 1932 में इलेक्शंस थे। अब सबको पता है इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, आज शायद बिहार इलेक्शन भी डिक्लेयर हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि हमारी वजह से जीडीपी को नुकसान हुआ है और जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा बजट है, वो बैलेंस में नहीं चल रहा, हम डेफिसिट में चल रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि डेफिसिट इंक्रीज हो, लोग उनको वोट ही नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे और इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। So this is how the political situations also impact the economy of a country. तो फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा वीक हो गई, इतना एक्सपैंड ही नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि बजट डेफिसिट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाह रहे थे। सो 1931 में जब इन्होंने थोड़ी सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी इन्होंने कॉन्ट्रैक्शनरी में कन्वर्ट कर दी, टैक्सेस को इंक्रीज करके, क्योंकि 1932 टू 23 इलेक्शंस थे। तो जो भी लोकल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो अपना बजट बैलेंस में दिखाना चाहती थी। और हम सबको पता है कि एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहते थे कि उन लोगों का एक्सपेंडिचर मीट हो। अब एक्सपेंडिचर कहाँ से मीट होएगा? गवर्नमेंट के लिए तो टैक्सेस ही तो सोर्स ऑफ है ना, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सो उस आप सोचो, उस टाइम पे जब लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, ना लोग अपने पैसे बैंक में डाल रहे हैं, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, तो इकोनॉमी की और बुरी हालत हो जाएगी। टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगा, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट मल्टीप्लायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वजह से और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ गया इकोनॉमी में। फिर इलेक्शन के बाद इन्होंने 1933 से 37 तक, जब इलेक्शंस खत्म हो गए एंड आई थिंक रूजवेल्ट केम टू पावर, सो उसके बाद इन्होंने फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन स्टार्ट किया। अब हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट फ्राइडे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मार्केट में। बट अब इनको 33 तक ये रियलाइज हो गया था कि ना तो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना हाउस होल्ड इंक्रीज कर रहे हैं कंजम्पशन, ना ही बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर पा रही हैं। तो क्या करें, सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑप्शन बचा। तो इन लोगों को 1933 में ये रियलाइज हो गया कि अब गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना फिस्कल पॉलिसी को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, पैसे ज्यादा डालने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से मॉनिटरी स्टॉक इंक्रीज हो गया इकोनॉमी में। अब हमको ये पता है कि जैसे ही फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन होएगा, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली बजट डेफिसिट होएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखी गई कि हमारा 1933 के बाद हमारा बजट डेफिसिट में चला गया, एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो। जो हमारा जीएनपी है वो सब हमारा नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, और बहुत तेजी से जा रहा है। 1933 से अगर आप 37 तक देखोगे, तो आप ये देखो 1933 में जब -2.3 था हमारा, नेगेटिव में था, वो 34 में -4.4 हो गया। इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन की वजह से बजट डेफिसिट तो हुआ, बट लॉन्ग टर्म में इसी बजट डेफिसिट ने हेल्प किया गवर्नमेंट को या यूएस को इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो जो मनी स्टॉक इंक्रीज हुआ, इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा गोल्ड इनफ्लो कर लिया फ्रॉम यूरोप, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम चलता था कि जितना भी आपके पास गोल्ड है, उसी के बेसिस पे आप करेंसी को प्रिंट कर सकते हो और इकोनॉमी में दे सकते हो। अभी के लिए आप इतना समझ लो, 6th सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मोस्ट प्रोबेबली मैं ही पढ़ाऊंगी उसको, शायद नहीं भी पढ़ाऊंगी तो उसमें ये टॉपिक जरूर है कि कैसे हम लोगों के ये सिस्टम डेवलप हुए हैं, कैसे ब्रिटेन वुड्स सेटलमेंट आया था, कैसे हमारा आईएमएफ डेवलप हुआ, क्यों हमने गोल्ड स्टैंडर्ड लिया, क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन किया गया, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। तो इन्होंने क्या किया, मनी स्टॉक इंक्रीज हुआ तो इनफ्लो ऑफ गोल्ड हुआ, मनी स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो हाई पावर्ड मनी
जो मॉनेटरी बेस है वो इंक्रीज हो गया। मॉनेटरी बेस इंक्रीज होता है तो हमारा मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है। आई होप आपको चीजें याद आ रही होंगी। हमने चैप्टर 5 में डिस्कस, जो हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाई पावर्ड मनी है, मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो गया, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो गया। और ये जो गोल्ड है, आज भी फेडरल रिजर्व के पास, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस के पास जितना गोल्ड है उसमें से मेजर एक्विजिशन 1930s में किया गया था। सो ऐसे गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहा यूजिंग द फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। सो दे स्टार्टेड विद फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन, और फिर उन्होंने फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन किया, जो हमने पॉलिसी मिक्स डिस्कस किया है। एंड दिस इज हाउ दे एक्चुअली रियलाइज्ड that how important it is to come outside the depression, to come out of any economic crisis with the help of the government and with the help of the central bank. Guys, are we clear with the policy responses? अभी तक कोई कुछ नहीं पूछा है मैंने, एक रिप्लाई कर दो फटाफट। Quickly please reply. All right. Apart from this fiscal policy and monetary policy, कभी भी इकोनॉमी में क्राइसिस आता है तो हमारा कुछ इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स और कुछ लीगल चेंजेस या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हमें लेके आने पड़ते हैं। जैसे कि अभी कोरोना आया तो हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है वो क्या हुए कि जिन लोगों के पास भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी उन लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, या जिनके पास वाईफाई नहीं था उन्होंने वाईफाई ले लिया। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ। जब भी हमारा कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं जो इकोनॉमी में करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए। दे वर इन द फॉर्म ऑफ लीगल लेजिस्लेटिव चेंजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। सो दिस केम अंडर द रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां पे इलेक्शंस के बाद इन पावर आए थे। So after they realized how important it is for the central bank to be active in the economy, क्योंकि फेड के थ्रू ही उन्होंने फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन किया, तो उन्होंने इस फेड को रीऑर्गेनाइज किया। और क्योंकि उनको पता है कि अब बैंक रन की स्टेट आ गई थी, बैंक फेलियर्स हो रहे थे, तो उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, दैट वाज फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस इंस्टीट्यूशन का काम था टू इंश्योर डिपॉजिट्स एंड सुपरवाइज द बैंक्स। अब 2-3 साल पहले आपने सुना होगा, 4-5 साल पहले भी, कि एनपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में भी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि बैंक्स जिनको लोन दे रहा है क्या वो सही तरीके से लोन दे रहा है। आईसीआईसीआई का आपने तो काफी सुना ही होगा। आई एम अनएबल टू रिकॉल द फर्स्ट नेम ऑफ दैट लेडी, कोचर, मिसेस कोचर, मुझे फर्स्ट नेम उनका याद नहीं आ रहा है। तो उसमें भी हम लोगों ने काफी देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक्स जिनको लोन दिया, चंदा कोचर, तो बैंक्स जिनको लोन दें वो लोन वापस कर पाए, और ऐसा ना हो कि बैंक फेलियर हो जाए। हमारे अभी इतने सारे जो बैंक्स हैं वो मर्ज हुए हैं, उसका रीजन यही है कि जहां पे हमारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनको हम ऐसे बैंक्स के साथ मर्ज करें जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ताकि दोनों कोलैबोरेट करके ग्रो कर पाए। तो इसी वजह से सुपरविजन ऑफ बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक्स को सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि जो डिपॉजिट्स हैं पब्लिक के, वो डिपॉजिट्स बरकरार रहे, और डिपॉजिट्स जो पब्लिक है, कंज्यूमर्स है, ऐसा ना हो कि वो बैंक्स में डिपॉजिट करना बंद कर दे। क्योंकि अगर कंज्यूमर्स ने बैंक्स में डिपॉजिट करना बंद कर दिया तो मनी स्टॉक रिड्यूस करेगा ही करेगा। बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होगा लोन देने के लिए, मनी मल्टीप्लायर काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए इन्होंने ये फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंक्रीज किया, इस्टेब्लिश किया। थर्ड एस्पेक्ट, इन्होंने बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज भी डेवलप की। जैसे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, तो ये एक इन्होंने रेगुलेटरी एजेंसी इस्टेब्लिश की थी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC। करण, मैं एक बार ये एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल रेफर टू योर क्वेश्चन। So they developed this Securities and Exchange Commission. The purpose of this was to regulate the security industry,
सिक्योरिटी हम लोग फाइनेंस की टर्म्स में बोल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज बॉन्ड्स जो भी हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वहाँ पे भी सही तरीके से हो, किसी तरह का कोई लॉस ना हो, एंड टू प्रिवेंट द स्टॉक मार्केट क्रैश। तो इसका इन डेप्थ जाने की हमें जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट, हमें कैसे हम हेल्प कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो, क्या पहले कोई ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट के थ्रू हमने प्रिडिक्शन किया हो कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है और ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से वो क्रैश हमने प्रिवेंट कर लिया है। अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं तो ये वाली केस स्टडी एनालाइज कर सकते हैं, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस और पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द स्टॉक मार्केट। सो जब ये जो मेजर चेंज हमारा क्या आया था, कमिंग बैक टू क्लासिकल एंड कीनेसियन इकोनॉमिस्ट, कि जब इस डिप्रेशन से पहले यूएस को लगता था कि हम तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हमें तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं, क्यों करना है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वो तो सोशलिस्ट कंट्रीज करती हैं, गवर्नमेंट फालतू में आके प्राइस सीलिंग लगाएगी, कैप लगाएगी, सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। तो इस क्राइसिस ने ये रियलाइज करवा दिया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी होता है, हम लोग इकोनॉमी को फ्री हैंडेडली नहीं छोड़ सकते। सो सम लेवल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इस चीज को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कीनीजियन एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, कि कीन्स ने कैसे एक्सप्लेन किया इस ग्रेट डिप्रेशन के सिनेरियो को। प्रोबेबली वो नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस हो पाएगा वो। अपार्ट फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अभी आप स्क्रीन पे मत देखना, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना। क्या होता है कि एक पॉलिसी होती है जिसको बोला जाता है बेगर, आई एम सो विशिंग कि अभी मैं क्लास में होती, मैं इस चेयर पे बैठ के थक चुकी हूँ। बेगर दाई नेबर पॉलिसी होती है। बेगर दाई नेबर पॉलिसी क्या होती है कि कोई भी दो कंट्रीज है, मान लो एक वर्ल्ड है जिसमें दो कंट्रीज है, और वो दो कंट्रीज अपने इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैरिफ इंपोज कर देती हैं। तो जब वो हाई टैरिफ इंपोज करेंगी तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएगा। अगर ए कंट्री ने बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज कर दिए हैं बी कंट्री के गुड्स के ऊपर, तो जो बी कंट्री का गुड 10 रुपए का था वो गुड अब ए कंट्री के अंदर 20 रुपए का बिकेगा। तो जब कंज्यूमर्स को वो गुड एक्सपेंसिव हो जाएगा तो कंज्यूमर्स उस गुड को नहीं परचेज करेंगे, कंज्यूमर्स डोमेस्टिक गुड्स को परचेज करेंगे। जो अभी भी हम लोग स्लोगन सुन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, या जो हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे सुना था स्वदेशी, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग अपने इंपोर्ट्स को कर्ब करें, इंपोर्ट्स को रोकें। तो जब कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाती है तो जो भी कंट्रीज होती हैं अगर वो एक दूसरे से इम्पैक्ट है तो वो क्या चाहेंगी कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। हमारे नेट एक्सपोर्ट्स अगर रिड्यूस हो गए तो इसका मतलब हमारा जीडीपी रिड्यूस हो जाएगा। तो कंट्रीज क्या करती हैं कि एक दूसरे के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए हाई टैरिफ चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है तो उनकी अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है। WTO एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अगेन हम इन डेप्थ 6th सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा, जो भी WTO के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि अगर हम टैरिफ इंपोज करते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर तो वो टैरिफ जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 300% टैरिफ इंपोज कर दोगे। अभी आपने लास्ट ईयर या लास्ट ईयर भी सुना होगा कि यूएस ने इंडिया को बोला था कि हम आपके टैरिफ इंक्रीज कर देंगे। या फिर जो चाइना और यूएस के बीच में जो वॉर चल रही थी अभी कोविड से पहले, वो यही तो चल रही थी। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत न्यूज सुना होगा या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ इंपोज किए, उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ इंपोज किए। सो इस तरह की एक वॉर चलने लग जाती है जिसमें सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट कम ना हो, दूसरे की कंट्री का एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो सारी कंट्रीज एक दूसरे को एक तरीके से बेगर बनाने में इन्वॉल्व हो जाती हैं। नाउ प्लीज लुक एट योर स्क्रीन्स। दिस इज टर्म्ड एज बेगर दाई नेबर पॉलिसी। बेगर सबको पता है, दाए मतलब होता है योर यू ऐसा कुछ। तो जो हमारे नेबर हैं उनको एक तरीके से बेगर में कन्वर्ट करना बाय imposing high tariffs on their imports so that our domestic producers are protected।
So this beggar thy neighbor policy is actually an attempt to export unemployment to other countries by improving our own country's trade position. That is, beggar thy neighbor policy means increase of one country at the expense of other country. तो जब यूएस फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो ये तो हमको पता ही है कि यूएस स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी कि पहले बहुत बोला जाता था, इफ यूएस स्नीजेस द एंटायर वर्ल्ड गेट्स कोल्ड। तो जब यूएस फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो एक तरीके से पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया था, एंड उसके बाद सारी कंट्रीज ने ये बेगर दाई नेबर पॉलिसी अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी। अब आप ये देखो कि अगर जो ए कंट्री है वो बी कंट्री को पहले सपोज 10 यूनिट सप्लाई करती थी, अब इस बी कंट्री ने टैरिफ इंपोज कर दिए हैं, तो ये सिर्फ 5 यूनिट सप्लाई कर पा रही है। अब मान लो ये जो बी कंट्री है ये सी कंट्री को पहले 20 यूनिट सप्लाई करती थी, पर अब ये सिर्फ 10 यूनिट कर पा रही है। तो जब सारी कंट्रीज एक दूसरे के गुड्स के ऊपर टैरिफ इंपोज करने लगते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वर्ल्ड में वो रिड्यूस हो जाता है। पहले कितना ट्रेड हो रहा था, 10 यूनिट प्लस 20 यूनिट 30 यूनिट्स का, अब ट्रेड हो रहा है सिर्फ 15 यूनिट का। तो जो बेगर दाई नेबर पॉलिसी है उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड स्टार्टेड रिड्यूसिंग। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रिड्यूस हो रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो किसी के लिए भी एक बेनिफिशियल सिचुएशन नहीं है। अब देखा जाए तो ठीक है, हमने बोल दिया कि हमारा सारी जो ये कंट्रीज हैं ये सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू दिस डिप्रेशन, बट देयर वर सम कंट्रीज विच वर बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ऐसा भी था कि कुछ कंट्रीज थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, आई थिंक आपको अभी इंटरेस्ट आएगा। सो one by one we will discuss about Germany also, we will discuss about various other cases, we'll discuss about Hitler also. So first case, let us see Sweden. स्वीडन में एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उनको पहले से ही उन्होंने एनालाइज कर लिया था कि ये इंक्रीज हो सकती है। तो जब यूएस में इलेक्शन चल रहे थे, 1931-32 इलेक्शन वाला एटमॉस्फेयर था, जिसकी वजह से उन्होंने फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं की, एक्सपेंशनरी अडॉप्ट नहीं की, वहां पे स्वीडन ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्विकली अप्लाई कर दी एज कंपेयर टू यूएस। तो इस वजह से जो स्वीडन है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम हो गया। देन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटेन, सो ब्रिटेन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा थी 1920s में भी और 1930s में भी, क्योंकि यूएस बहुत ग्रो कर रहा था। तो जो मेजर प्रोडक्शन है वो यूएस के अंदर हो रही थी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे यूएस एक कॉलोनी रह चुका है ब्रिटेन का। तो जो बहुत लार्ज स्केल एक्सपेंशन हो रहा था वो यूएस का हो रहा था। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो ब्रिटेन पहले से ही एक्सपीरियंस कर रहे थे 1920s एंड 1930s। सो फाइनली ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड 1931 में ब्रिटेन ने कंप्लीटली अबैंडन कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड जब कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, तो जो ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, वो डी वैल्यू हो गई। हम में से कितने लोग कंफर्टेबल नहीं है, कितने लोगों को नहीं पता डी वैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? नहीं पता है तो ये नहीं समझ आएगा, मेरे को वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले। प्लीज डोंट हेजिटेट, इफ यू गाइज वांट मी टू एक्सप्लेन, जस्ट मैसेज एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। एवरीबडी नोज, सबको मालूम है। Guys, nobody wants me to explain. Nobody wants me to explain what is devaluation and depreciation. Okay, I think it's clear to you. That's why you are not asking. तो जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, और जब हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो और हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करता है। चलो, आपने डाउट नहीं पूछा, पर प्लीज आई वांट अ कंफर्मेशन कि आपको ये दो रिलेशनशिप क्लियर है
कि अगर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है तो एक तरीके से हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है. इज इट क्लियर टू ऑल? There are 30 students in the class right now. Is it clear to all? All right. So ब्रिटेन ने इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड सेल कर दिया. अब हमको याद है 1933 में यूएस ने गोल्ड परचेज किया था ना, यूरोप से यूएस गोल्ड लेके आया था. तो वो गोल्ड दिया किसने था? ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. तो इन लोगों ने बोला ले लो सोना, हमें नहीं चाहिए, अपनी करेंसी को बचाओ, एप्रिशिएट करो, हम लोग को अभी बेनिफिट चाहिए, हम बहुत लॉस में चल रहे हैं. तो इन लोगों की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई और नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गया. इस तरीके से ब्रिटेन जल्दी इंप्रूव कर पाया एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स. अच्छा, अब जर्मनी की बात करते हैं. सो जर्मनी में when Hitler came to power, we all know he was so much in love with Germany as a country. I'm not saying to the people, but as a country. So उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया. ऑल्सो वी नो कोल्ड वॉर की भी अगर बात करें जो बात में है, सो जर्मनी एंड यूएस में मेजर डिफरेंस यही था इनिशियली भी, दैट यूएस वाज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. When we talk about Germany, it was like Hitler wanted to control everything and lot of interference in the economy, socialist type of country, USSR and all, if you guys want to know. So Hitler ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को यूएस से पहले रिकवर कर पाया. अच्छा, आवर बेस्ट फ्रेंड चाइना, लेट अस डिस्कस अबाउट चाइना. चाइना का अभी भी आप लोगों को पता होगा कि चाइना बोलता तो है कि उनका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, बट चाइना पर्पसली अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करके रखता है. उसका रीजन यही है कि उनकी करेंसी अगर डेप्रिशिएटेड रहेगी तो उनका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर रहेंगे और उनके जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव रहेंगे, जिसकी वजह से यस करण, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस में मेंटेन होता है. हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आई थिंक इट इज अबाउट 512 और 412, आई एम एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ है, 412 और 512 समथिंग, एंड इंडिया का इट इज अबाउट 43 और समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ चाइना वाज वेरी हाई. तो उस टाइम पे भी चाइना ने अपना जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेंटेन करके रखा था. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब कि जब हमारी इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, जब हमारी कंट्री में किसी भी तरह का क्राइसिस होएगा, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट यही होगा कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी. आप सोचो उस टाइम भी जब यूएस जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करता था, तो चाइना उससे कंप्लीटली अपोजिट जाके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा था. तो चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट हुई और इस तरीके से वो अपना ट्रेड बैलेंस मेंटेन कर पाए. सो दीज आर सम ऑफ द बिग कंट्रीज लाइक जर्मनी, चाइना, ब्रिटेन, कि इन्होंने कैसे प्रिवेंट किया अपना दिस क्राइसिस. सो जब 1939 में फाइनली जब यूएस का जीएनपी इंक्रीज हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम अबव द लेवल ऑफ 1929, उस टाइम पे इंक्रीज हुआ था. एंड 1942 में जब वर्ल्ड वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई तो उस टाइम पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रिड्यूस हो गया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वेंट बिलो 5%. अब आप सोचो वर्ल्ड वॉर हुआ है तो कितने सारे फैक्टर्स होंगे, डिफेंस के अंदर कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा, बाकी सारी चीजों में एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा, एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा. तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है when we talk about employment, when we talk about output, and when we talk about increase in economy. So this was the Great Depression. What happened? Why happened? सिर्फ यूएस का नहीं, बाकी सारी कंट्रीज ने भी कैसे क्या किया है. So all that thing we have discussed. If you want, I will just go through this chapter also, because ultimately आप यहीं से पढ़ोगे. So इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे पहली वाली चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ये हमने लास्ट टू लास्ट फ्राइडे डिस्कस किया था. सो इकोनॉमिक पॉलिसी वी डिस्कस्ड, मनी स्टॉक रिड्यूस हुआ, लार्ज स्केल बैंक फेलियर्स हो रहे थे. मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है, थिंकिंग टाइम थोड़ा सेव होएगा. बैंक्स के पास रिजर्व्स नहीं थे, जिसकी वजह से और ज्यादा मनी स्टॉक रिड्यूस हुआ. लोग डिपॉजिट करना नहीं चाहते थे बैंक्स में, तो उनकी जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो गई. बैंक्स ने भी अपनी जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है वो इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर रिड्यूस हो गया.
फेडरल रिजर्व ने ऑल्दो कुछ स्टेप्स लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, बट जब तक वो बहुत लेट हो चुके थे एंड दे फेल्ड रियली बैडली टू प्रिवेंट दिस कोलैप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब उस टाइम पे जो फिजिकल पॉलिसी वो बहुत वीक थी, क्योंकि पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा दबाव था, दे वांटेड टू मेंटेन अ बैलेंस्ड बजट, एंड वहाँ पे उस टाइम पे बहुत कैंपेनिंग चल रही थी रिगार्डिंग द इलेक्शन। सो इसमें वो ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो नहीं इंक्रीज इतना कर पाए इनिशियली, एंड फाइनली उन्होंने 33 के बाद जाके अपना थोड़ा इंक्रीज किया है, फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशन किया 33 to 37 के बीच में, एंड दे इम्पोर्टेड गोल्ड फ्रॉम यूरोप, and this is how they actually were able to increase this monetary base or high powered money. And अच्छा, एक ये मेरे को केस स्टडी डिस्कस करनी थी, ये भी कर लूंगी, एक मिनट। So yeah, so then there were certain institutional changes such as Federal Deposit Insurance Corporation आया, such as Securities and Exchange Commission Corporation commission आया, ताकि वो देख पाएं कि हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएं। कुछ इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए, बेगर दाई नेबर पॉलिसी डिस्कस की, जिसमें वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो जिसमें हम लोगों ने बोला था कि हमारा बेगर दाई नेबर पॉलिसी की वजह से जो वर्ल्ड आउटपुट है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो ये टेबल वही चीज बता रहा है वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड कैसे रिड्यूस हुआ। सो एज वी कैन सी इन 1929 इफ द प्रोडक्शन वाज से 100, देन इन 1932 क्योंकि सारी कंट्रीज बेगर दाई नेबर पॉलिसी अडॉप्ट करने लग गई थी, इट रिड्यूस टू 69, 1933 78, पर उसके बाद जब 1933 ऑनवर्ड्स फिजिकल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, सो वी कैन सी दैट इट एक्चुअली इंक्रीज टू 95। So this beggar thy neighbor policy is not important. Is not a good policy to follow from the perspective of entire world. And then they have discussed that almost every country suffered from this depression, but there were certain countries like Sweden, Britain, Germany, China, जो कि better perform कर पा रही थी in this time period as compared to US. फिर ये ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, कीन्स के बारे में, क्लासिकल के बारे में, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमें नेक्स्ट एक स्पेयर लेक्चर मिलेगा तो उसमें हम कीनीजियन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे कि कीन्स ने क्या बोला है रिगार्डिंग दिस ग्रेट डिप्रेशन। करण, आई विल टेक योर डाउट, मेरे को सिर्फ ये एक केस स्टडी और डिस्कस करनी है। अब क्योंकि इन लोगों को यूएस को एक एक्सपीरियंस हो चुका था 1929 में कि जब हम लोगों का ऐसा कोई क्रैश होता है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए फेडरल रिजर्व का कि वो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन करे, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि जो मनी मार्केट होती है वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करती है एज कंपेयर टू द गुड्स मार्केट। तो 1987 में भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ एज कंपेयर टू 1929। पर इस टाइम क्योंकि अब हमने फेड को सेंट्रल बैंक को रीऑर्गेनाइज कर दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बहुत जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही आप ये देखोगे, जो हमारा ये ब्लैक लाइन है ये हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स या ये डो जोन्स प्राइस इंडेक्स डिस्प्ले कर रहा है, और जो हमारा ये ब्लू लाइन है ये हमारा फेडरल फंड्स इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले कर रहा है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही ये डिक्लाइन होना स्टार्ट करती है इन 1987, जैसे ही ये डिक्लाइन होना स्टार्ट करती है 13 अक्टूबर को, जो ये ब्लैक लाइन है, इमीडिएटली फेडरल रिजर्व ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज व्हाई वी से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी regarding the previous economic crisis, regarding the previous economic history that has happened. अगर 1929 का क्राइसिस नहीं हुआ होता, उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं लाए गए होते, या जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आए हैं वो नहीं आए हुए होते, फेडरल रिजर्व को ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि जैसे ही डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट कम करना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज व्हाट दे डिड। सो जिसकी वजह से ये बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में अपना क्योर कर पाए। एज यू कैन सी कि हमारा 27 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया।